तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है उस फॉर्मेशन में सोलो बैटल करने के लिए पहुंच चुका है, जहां पर आने के बाद वो मौसम देखकर कहता है कि आज का मौसम तो किलिंग के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो वहां पर एरिया काफी ज्यादा खुला होता है, तो वो देखकर कहता है अगर मुझे यहाँ पर किसी को ढूंढना है तो फिर लगता है कि मुझे काफी ज्यादा भागना पड़ेगा या फिर चलना पड़ेगा। तो जब हमारा योंग म्योंग वहां पर सामने की तरफ देख रहा होता है तो वहां पर फॉर्मेशन के अंदर से मास्टर जीगाल उसे देख रहे होते हैं। मास्टर जीगाल कहते हैं ये तो वाकई में वही है, ये तो नंबर 28 है टीम 7 से। तो कहते हैं कि जितना मैं इस लड़के को देखता हूँ मुझे इस लड़के के बारे में उतना ज्यादा महसूस होता है कि मुझे इसके ऊपर तरस खाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर जीगाल फैमिली ने एक फैसला कर लिया है। जीगाल फैमिली अब यहाँ पर ये फैसला कर चुकी है कि हम लोग नंबर 2 का साथ देंगे और इन सारी फॉर्मेशन को क्योंकि जीगाल फैमिली कंट्रोल कर रही है तो फिर तो इस लड़के को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। इसी वजह से मुझे इस लड़के के ऊपर तरस आता है। जब वो यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं तो हमारा योंग म्योंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। जैसे हमारे योंग म्योंग को पता होता है कि कोई फॉर्मेशन के अंदर से घूर कर उसे देख रहा है, तो वो कहते हैं कि इस लड़के की आंखों से साफ पता चल रहा है जैसे ये मुझे घूर कर देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन की लेयर्स डाली हुई थी ताकि कोई भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन के पार ना देख सके। तो हमारा योंग म्योंग जो होता है अपने ब्लेड को घुमाते वहां पर एक कट लगाता है, तो वहां पर जितनी फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी फॉर्मेशन के ऊपर एक कट लगता है, जिसकी वजह से मास्टर जीगाल जो होता है वो जल्दी से विड्रॉ कर लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उस फॉर्मेशन की स्पेस के अंदर एक कट लग जाता है। योंग म्योंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि वहां पर मुझे कुछ महसूस हुआ है, लगता है कि जीगाल फैमिली का कोई एल्डर था, ये वही एल्डर था जो हमें फॉर्मेशन के अंदर लेकर गया था, वो हमें देख रहा है। यहीं पर उसे एक बात याद आती है जहां पर कैप्टन वुन जिन ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस सोलो बैटल के दौरान जब तक तुम में से सभी के सभी मर नहीं जाते और सिर्फ एक जिंदा नहीं बचता तब तक हम में से कोई वहां पर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर जीगाल फैमिली के लोग चाहें तो वो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी फॉर्मेशन जो है वो उन्हीं की बिछाई हुई है। वो जब चाहे यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर आकर इस कंपटीशन को खराब कर सकते हैं। तुम्हें इस बात को नोटिस करना होगा। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है तो लगता है कि जीगाल फैमिली ने अपना फैसला कर लिया है, वो यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली में ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को रिवाइव कर सके, या फिर उनका मकसद कुछ और हो सकता है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक बार ये बैटल खत्म हो जाए और मैं फैमिली का यंग पैट्रियार्च बन जाऊं, उसके बाद जीगाल फैमिली तो खत्म समझो। यहीं पर मास्टर जीगाल को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर ये सब कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुझे जो डर की फीलिंग महसूस हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के करीब होने से ही होती है। उस लड़के ने मेरी फॉर्मेशन को तोड़ा कैसे और साथ ही मुझे देख कैसे लिया, उसे कैसे महसूस हुआ, कितनी फॉर्मेशन की लेयर बिछाने के बाद भी मुझे देख सकता है। तो जीगाल कहते हैं कि शुक्र है कि मैं टाइम पर वहां पर से पीछे हट गया, अगर मैं टाइम पर पीछे नहीं हटता तो उस लड़के की तलवार के कट की वजह से मेरा चेहरा 2 हिस्सों में कट जाता। अपने लाइफ टाइम में मैंने आज तक इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक नहीं देखी जो कि स्पेस एंड टाइम को भी कट कर सकती है। उस लड़के ने जिस टेक्निक को यूज करते वहां पर कट लगाया था उसने फॉर्मेशन को कट कर दिया था और ये फॉर्मेशन जो है ये स्पेस के लॉज को भी चेंज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने इस फॉर्मेशन को कट कर दिया। मुझे लगता है कि इस लड़के को हमने बहुत ही रॉन्गली जज किया है। इस लड़के से निमटना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़के को आज मरना होगा, क्योंकि अगर ये लड़का यहाँ पर नहीं मरता तो उसके बाद ये लड़का हमारी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हमारी जीगाल फैमिली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो भी इस लड़के के हाथों से। मास्टर जीगाल ने यहाँ पर पक्का फैसला कर लिया है कि वो योंग म्योंग को जिंदा नहीं रहने दे सकते। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाया जाता है। वहां पर कंपटीशन के दौरान ग्रुप 5 की कैप्टन लड़की को दिखाते हैं कि वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और जख्मी हालत में वो भाग रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, मुझे जाना ही होगा, यहाँ पर मरना नहीं चाहती। हालांकि मुझे पता था कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बैटल है, लेकिन मैं इस तरह के एक शैतान के हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। मेरे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया ताकि मैं आर्मी को ज्वाइन कर सकूं और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए मुझे आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा, यानी कि इनकी स्क्वाड को ज्वाइन करना पड़ा और यहाँ पर इस टेस्ट में हिस्सा लेना पड़ा। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आकर मरने वाली हूँ। मैंने कभी भी एक यंग मास्टर या फिर एक पैट्रियार्च बनने के बारे में कभी सपना भी नहीं देखा था। यहाँ पर एग्रीमेंट के मुताबिक अगर मैं गिव अप कर देती हूँ तो हो सकता है कि मेरी जान बच जाए। मैंने यही सोचकर वहां पर कहा था कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, लेकिन वो कमीना जो है वो एक डेविल है, वो मुझे किसी हाल में भी जिंदा नहीं देखना चाहता। उसने पहले दोनों को मार दिया और उसके बाद अब वो मुझे मारना चाहता है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पर गांजा की बात हो रही होती है, तो टैंक गांजा उसके पीछे लगा होता है। उसने वहां पर 2 कैप्टन को मार दिया होता है और उसके अलावा वहां पर तीसरे कैप्टन को भी उसी ने मारा होता है। टीम 5 कैप्टन बेचारी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और कहती है कि उसकी इंटेंशन हम सभी लोगों को मारने की है, वो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, अगर वो चाहता तो मैं जिंदा छोड़ सकता था। टीम 5 कैप्टन कहती है कि अगर दूसरा कोई कैप्टन मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसके सामने जल्दी से सरेंडर कर दूंगी ताकि मैं यहाँ पर गेम से बाहर जा सकूं। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे कैप्टन अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस गांजा ने उन सभी लोगों को भी मार दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा और बाहर जाने के बाद अपनी फैमिली को लेकर टैंक फैमिली को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अगर ये कमीना गांजा हमारी टैंक फैमिली का यंग मास्टर बन गया तो उसके बाद
बाद तो कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। लेकिन इस बेचारी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, वो भी वहाँ से दूर भी नहीं गई होती। किसी वक्त टैंक गांजा वहाँ पर पहुंच जाता है तो गांजा उसे कहता है कि तुम तो अभी तक यहीं पर हो, मुझे तो लगा था कि तुम भागकर काफी दूर चली गई होगी और तुम यहाँ पर क्या बड़बड़ा रही हो। तो अगर मैं यहाँ पर टैंक फैमिली का लीडर बन जाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा। और गांजा ने अपने हाथों में दूसरे दो टीम लीडर्स को मारकर उनके सर काटकर अपने हाथ में पकड़ रखे होते हैं। वो उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी जो मार्शल आर्ट्स है वो इन लोगों से काफी ज्यादा बेहतर होंगी और तुम भागने में एक्सपर्ट हो, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ से काफी दूर चली गई होगी, लेकिन तुम भी यहाँ पर मरने के लिए अभी तक यहीं पर खड़ी हो। टीम 5 कैप्टन चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या है, मैंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगी, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर फाइट को जीत सकते हो। हम सभी लोग टैंक फैमिली के मेंबर्स हैं, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बाकी के सभी टैंक फैमिली के अपने कजिन्स को माफ कर सकते हो। तो गांजा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी टैंक फैमिली का मेंबर हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं कभी टैंक फैमिली का मेंबर था, क्योंकि मैं एक टैंक फैमिली का मेंबर हूँ ही नहीं। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और टीम 5 के कैप्टन की गर्दन भी काट देता है और इसी के साथ वो लड़की मर जाती है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर मार्च योनम्योंग भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी कैप्टन दिखाई नहीं देता। उसे रास्ते में केव दिखाई देती है तो वो कहता है यहाँ पर तो एक केव है, चलो टाइम पर मुझे ये केव मिल गई, चलो इसके अंदर चलते हैं और वहां पर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी अपोनेंट नहीं मिला, यहाँ तक कोई भी दूसरा कैप्टन रास्ते में मुझे नहीं मिला जिससे मैं मार सकूं या फाइट कर सकूं। तो वो उस केव के अंदर चला जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर लेते हैं। चला जाता है उस केव के अंदर, वहां पर बैठकर कल्टीवेशन स्टेज में बैठता है, साथ ही अपनी बॉडी को टेम्पर करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसको हा ग्योंग टेक्निक कहते हैं उसको यूज करने लगा। तो जब वो उस टेक्निक को यूज करता है तो इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। कहता है कि मुझे यहाँ पर उस सारे की पॉइजन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और अपनी बॉडी के अंदर उसे यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। तो जैसे ही वहां पर उस टेक्निक को अवेकन करता है तो इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। हमारा योनम्योंग कहता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें अपनी मेडियंस को दोबारा से रीबिल्ड करना होता है और अपनी बॉडी को टेम्पर करना होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट जो है वो टूटता है और दोबारा से जुड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस टेक्निक को एक बार अप्लाई किया था, इसका मतलब यह है कि मुझे इस टेक्निक का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा, ना ही मैं ज्यादा चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। मेरी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी टूट रही है और टूटने के बाद दोबारा से जुड़ रही है। यहाँ पर पूरी तरह से मेरी बॉडी रीबिल्ड होगी और रीबॉर्न होगा, जहाँ पर एक पावरफुल योनम्योंग जो है वो सामने आकर खड़ा होगा। और फिर साथ ही वहां पर उस केव के अंदर जबरदस्त ग्रीन कलर की रोशनी निकलती है। इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर लेता है और साथ ही अपनी बॉडी को टेम्पर भी कर लेता है। तो टेम्परिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा योनम्योंग उस केव से बाहर निकलता है और कहता है कि अब मुझे कहां पर जाकर ट्राई करना चाहिए, अपनी नई पावर्स को ट्राई करके तो देखना है, किसी के साथ फाइट करनी चाहिए। और साथ ही वो अपनी उंगली के अंदर से अपनी की पावर को रिलीज करता है तो वो एनर्जी शेप में बाहर निकलती है। तो हमारा जो योनम्योंग होता है वो कहता है कि क्योंकि मेरी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा लो लेवल में, इसी वजह से टेम्परिंग का असर मेरी बॉडी के ऊपर ज्यादा नजर नहीं आएगा, फिजिकली कोई असर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये वाली नई टेक्निक हासिल किया जिससे मैं अपनी की पावर को मटेरियलाइज करके इसके साथ अटैक कर सकता हूँ। और वो सामने एक पहाड़ी के ऊपर उसके साथ अटैक करता है। जैसे ही वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है तो वो पूरे के पूरी पहाड़ी जो होती है सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो योनम्योंग कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपने लिए शिकार ढूंढना होगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योनम्योंग गांजा के साथ किस तरह से फाइट करेगा। और नंबर 2 जो कि अभी तक यहाँ पर शो भी नहीं हुई वो कहाँ पर है।